हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फोर्थ का संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि में आज पढ़ेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या रहेगा? आज पढ़ेंगे अध्याय 1 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, प्रश्नोत्तर। मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार किसे कहते हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिक को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य हैं। अधिकारों के प्रभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। सामान्य के अनुसार अधिकार का अर्थ है विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित। संविधान द्वारा जिन हितों को संविधान में मूलतः स्वीकार कर लिया गया है तथा जिनके संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, वह सभी हित मूल अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1967 के मामले में कहा है, मूल अधिकार नैतिक या नैसर्गिक अधिकार हैं। मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अभी निर्धारित किया है कि मूल अधिकार परंपरा से नैसर्गिक एवं अति प्रतिदेय अधिकार के रूप में माने जाते थे। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1979 के मामले में न्यायाधीश श्री भगवती ने कहा है कि मूल अधिकार मानव द्वारा वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वे व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण एवं व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की दशाएं बनाने के लिए परिकल्पित हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में मूल अधिकारों के समान लक्षण बताइए। मूल अधिकारों के समान लक्षण बताइए। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के समान लक्षण निम्न हैं। पहला, मूल अधिकार संविधान द्वारा गारंटी किए गए हैं, जिनके तहत ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। मूल अधिकार। दूसरा, मूल अधिकार वाद योग्य है तथा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तीसरा, ये पूर्ण या अत्यधिक नहीं है वरन इन पर युक्त निर्बंधन है। ये अधिकार राज्य के साथ साथ प्राइवेट संस्था एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। पांचवा, देश में आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। छठवां, मूल अधिकार सैनिक के संबंध में निर्बंधित या कम किए जा सकते हैं। सातवां, अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, मौलिक अधिकारों की उपलब्धता राज्य के विरुद्ध या सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध है अथवा मूल अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं? उत्तर, मूल अधिकारों का जन्म ही जनता और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है। व्यक्ति अपने अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा राज्य शक्ति के विरुद्ध ही आवश्यकता समझता है, क्योंकि राज्य शक्ति के समक्ष वह कमजोर होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध गारंटी किए गए हैं, न कि सामान्य व्यक्तियों की अवैध कृत्यों के विरुद्ध। व्यक्तियों के अनुचित कृत्यों के विरुद्ध साधारण विधि में अनेक उपचार उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वह दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध उतना असहाय या अशक्त नहीं होता है जितना कि राज्य शक्ति के विरुद्ध। परंतु इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 के बाद में यह वर्णित किया गया है। यद्यपि मौलिक अधिकार प्रथम दृष्टया राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, परंतु जहाँ किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई प्राइवेट व्यक्ति या संस्था करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला लागू करेगी और पीड़ित व्यक्ति के प्रतिक्रिया दिलवाएगी। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकार राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 4, मूल अधिकारों को दावा कौन कर सकता है? मूल अधिकारों का दावा क्लेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है या कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश या अध्यादेश जारी किया जाता है तथा ऐसे विधि, आदेश या अध्यादेश से संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद
226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने मूल अधिकार का दावा कर सकता है। साथ ही न्यायालय को यदि प्रतीत होता है कि राज्य के उपरोक्त कृत्यों से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब वह समुचित रीट जारी करके मूल अधिकार की रक्षा कर सकता है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों पर प्रभावी नहीं होती है, अर्थात इसका कुछ नियम सिर्फ भारतीय नागरिकों को तथा कुछ भारतीय तथा गैर भारतीय व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है तथा अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27 तथा 28 के अंतर्गत का अधिकार गैर भारतीय तथा भारतीय दोनों को ही प्राप्त है। इसी विषय पर सर्वप्रथम निर्णय मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोहराइन 1951 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांतों पर अधिभावी होंगे। यह सिद्धांत मूल अधिकारों के अनुरूप होंगे और सहायक रूप में रहेंगे, किंतु यदि मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो उस सीमा तक राज्य उसे लागू कर सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह AIR 1952 SC 352 के वाद में बिहार विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम को इस आधार पर संवैधानिक घोषित किया गया है, वह अनुच्छेद 39 में प्रतिपादित निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप लोक प्रयोजन के लिए पारित किया गया है। पुनः केरल एजुकेशन बिल AIR 1957 SC 956 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, यद्यपि नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों पर अधिभावी नहीं होंगे, फिर भी मूल अधिकारों क्षेत्र विस्तार को निर्धारित करते समय न्यायालय इन सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं करेगा, किंतु यदि दोनों में विरोध उत्पन्न होता है तो सामंजस्य पूर्ण निर्वचन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दोनों को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में कौन से हैं? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को कुछ अधिकार आवश्यक रूप से प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार का नाम दिया जाता है। यह अधिकार मूल या मौलिक अधिकार इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझा जाता है। कभी कभी इन्हें मौलिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों को मूल रूप से संविधान में सम्मिलित किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में धारा 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 6 मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। वे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक जीवन के प्रभावात्मक उपयोग में एकमात्र साधन है। मौलिक अधिकारों के द्वारा उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। दूसरा, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग अथवा दल तानाशाही को रोकने का प्रमुख साधन है। मौलिक अधिकार सरकार एवं बहुसंख्यकों के अत्याचार से व्यक्ति की विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक नियंत्रण के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चौथा, मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय तथा उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य उचित संतुलन स्थापित करते हैं। सातवां प्रश्न नंबर 7 मौलिक अधिकारों की आलोचना कीजिए। मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित आधारों की आलोचना की गई है। इनमें शिक्षा प्राप्त करने, काम पाने, आराम करने तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अभाव देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि उनके स्वतंत्र उपभोग में स्वयमेव प्रश्न चिन्ह लग जाता है। शासन द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था दोषपूर्ण है। निवारक निरोधक द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। संकट काल में कार्यपालिका को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब प्रश्न नंबर
8 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अंतर कीजिए। मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकार में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन पर दोनों जिसके आधार पर अंतर किया जाता है यह है कि देखो, जो अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं वे मूल अधिकार है, जबकि अन्य ऐसे अधिकार जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है परंतु भाग 3 में वर्णित नहीं है, मानव अधिकार कहे जाते हैं। दूसरा प्रमुख अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित तत्संबंधी नियमों द्वारा परिसीमित है। तीसरा, मूल अधिकार का उल्लंघन स्वयं वाद योग्य है, जबकि प्रत्येक मानव अधिकार स्वयं में वाद योग्य नहीं है। सिर्फ वही मानव अधिकार स्वयं में वाद योग्य है जिन्हें मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक मौलिक अधिकार मानव अधिकार है, परंतु प्रत्येक मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उन्हीं मानव अधिकारों को कहा गया है जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है, जबकि मूल अधिकार उसका एक अंग मात्र है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने आधुनिकतम निर्णयों में मानव अधिकारों को बहुत महत्व दिया है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनेक मानव अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, मूल अधिकार में आदि त्याग का सिद्धांत क्या है। भारतीय संविधान ने व्यक्ति की भलाई हेतु उसे मूल अधिकार प्रदान किए हैं, अतः इस प्रश्न का उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि संविधान द्वारा मूल अधिकारों को त्यागा जा सकता है। अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है तथा वहाँ के उच्चतम न्यायालय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने अधिकारों को त्याग सकता है, परंतु भारत में स्थिति विपरीत है। यहाँ अमेरिका के अनुसार अधिकार त्याग के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ व्यक्ति भारत के संवैधानिक मूल अधिकारों को परित्याग नहीं कर सकता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के सम्मुख यह प्रश्न सर्वप्रथम बेहराम खुर्शीद बनाम बम्बई राज्य 1955 में विवाद में उत्पन्न हुआ है। इस विवाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपना यह विचार प्रकट किया है कि भारत में अमेरिका की तरह अधिकार के त्याग के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में व्यक्तियों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको उनकी व्यक्तिगत भलाई के लिए ही प्रदान किए गए हैं, अतः यह अधिकार स्वीकार करना आज की लोकनीति है, जबकि मूल अधिकारों में संविधान के आधार पर भी भांति स्वीकार किया गया है तथा व्यक्ति को त्याग करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य कौन कौन से राज्य हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, वे राज्य के विरुद्ध हैं, अतः अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य सब भारत की संसद और सरकार, दूसरा राज्य में विधानमंडल और सरकार, तीसरा सभी स्थानीय और दूसरे अधिकारी जो भारत सरकार में हैं या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है सम्मिलित हैं। प्राधिकारी शब्द से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें नियम, उपनियम, आदेश आदि सूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है और साथ ही साथ परिवर्तित करने की शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है तो यह राज्य शब्द परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस तरह लोक सेवा आयोग राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह बिना राज्य सरकार की सहायता के अपने निर्णयों को कार्यान्वित नहीं कर सकता है। साथ ही उसे संविधान में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित कर सके। प्रश्न नंबर 11, स्थानीय प्राधिकारी। समान अर्थ में प्राधिकारी शब्द अर्थ उस व्यक्ति या निकाय से है जो शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु अनुच्छेद 12 के संदर्भ में प्राधिकारी शब्द का अर्थ है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश आदि सूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है और साथ ही साथ परिवर्तित करने की भी शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है वह राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यथा नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी 1952 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने नगर पालिका के संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना है तथा अवधारित किया है। नगर पालिका द्वारा थोक विक्रेताओं के ऊपर लगाया गया बिक्री अनुच्छेद 19 को एक जब में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, अतः कर लगाया जाना अवैध था। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है दोस्तों,
प्रश्न नंबर 12 अन्य प्राधिकारी मतलब अदर अथॉरिटी। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कुछ प्राधिकारियों के उल्लेख करने के पश्चात अन्य प्राधिकारियों शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में उच्च न्यायालय ने इसकी बड़ी संकुचित व्याख्या की है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उज्जामाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 के मामले में सीमित व्याख्या करने मनाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है अनुच्छेद 12 में जिन प्राधिकारों का उल्लेख है वे भारत सरकार, संसद, राज्यों के विधानमंडल, सरकार एवं अन्य प्राधिकरण है। भारत क्षेत्र में स्थित अन्य निकाय, इसके अंतर्गत उपरोक्त निकायों के अतिरिक्त इस प्रकृति वाली यदि कोई और निकाय स्थित हो तो वह भी राज्य परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य निकाय, यदि कोई ऐसा निकाय है जो कि भारत क्षेत्र से परे स्थित है किंतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर भारत सरकार को उसको नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त हो गई है तो वह राज्य के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 13 प्रत्यायोजित विधायन। विधि बनाना मुख्यतः विधान मंडल का कार्य होता है, किंतु प्रायः विधान मंडल विधि बनाने की शक्ति अन्य व्यक्तियों एवं निकायों को प्रत्यायोजित कर देता है। इन व्यक्तियों एवं निकायों द्वारा बनाए गए नियमों, परिनियमों, आदेशों एवं उपविधियों को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, किंतु विधानमंडल के लिए यह आवश्यक होता है कि अधिनियम बनाकर उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करें जिसके अनुसार अन्य निकायों अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रत्यायोजित विधान बनाए जा सकते हैं। प्रत्यायोजित विधान हेतु निम्न परिस्थितियाँ सहायक हुई हैं। पहला, एक संसद कार्य में वृद्धि। वस्तु की तकनीकी स्वरूप, प्रयोग का अवसर। चौथा, अदृष्ट आकस्मिकता, आपातकाल हेतु उपयुक्त। प्रश्न नंबर 14 पृथक्करणी का सिद्धांत। पृथक्करणी का सिद्धांत क्या है? पृथक्करणी के सिद्धांत का संबंध संविधान के अनुच्छेद 13 से है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग के बगैर विधानमंडल के आशय को निष्फल किए अथवा संपूर्ण अधिनियम में मूल उद्देश्य को समाप्त किए बगैर अलग किया जा सकता है, तब सिर्फ मौलिक अधिकारों से असंगत भाग ही अवैध होगा, संपूर्ण अधिनियम नहीं। अनुच्छेद 13 में प्रयोग किया गया वाक्यांश असंगत या विरोध की सीमा तक से यह प्रकट है कि अधिनियम में सिर्फ वे ही भाग अवैध घोषित किए जाएंगे जो मौलिक अधिकारों के विरोध में हैं, न पूरे अधिनियम को। कासिम रिजवी बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद 1953 के मामले में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त असंगत या विरोधी की सीमा तक वाक्यांश से यह स्पष्ट है कि किसी अधिनियम के केवल वे भाग ही अवैध घोषित किए जाएंगे जो मूल अधिकारों से असंगत या विरोध में हैं, अपूर्ण नियम नहीं हैं। एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 में वैधानिकता को चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 14 में असंवैधानिक करार दिया गया है। कहा गया है कि इस धारा को अलग कर देने से इसकी प्रकृति, संरचना, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धारा 14 का अवैध घोषित कर देने से अधिनियम के शेष भाग की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथक्करण का सिद्धांत RMDC बनाम भारत संघ 1957 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः विचारार्थ आया है। इस वाद में पुरस्कार प्रतियोगी अधिनियम की धारा 2 का घ में संवैधानिक पर आपत्ति उठाई गई है। इस अधिनियम की प्रमुख आशय युवा प्रकृति प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगाने का था, परंतु भाषा इतनी व्यापक थी कि उनके अंतर्गत इस प्रकार की प्रतियोगिताएं, जिनमें कौशल भी शामिल था, आ जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अधिनियम के उपबंध पृथक करने योग्य है और केवल उन उपबंधों को निकाल दिया जिसके अंतर्गत कौशलवादी प्रतियोगिताएं भी आ जाती थी। उपरयुक्त नियम का एक अपवाद भी है। यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार संलग्न है कि वैध भाग का निकाल देने से अधिनियम का उद्देश्य निष्फल हो जाता है अथवा शेष भाग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो न्यायालय संपूर्ण अधिनियम में असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार विधायिका का आशय ही बात का निर्णायक कसौटी है और किसी अधिनियम का वैध भाग अवैध घोषित किए गए भाग से अलग करने लायक है या नहीं। प्रश्न नंबर 15 आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13(1) के पर आधारित है, जिसके अनुसार यदि कोई संविधान पूर्व विधि किसी मौलिक अधिकार से असंगत है तो संविधान के लागू होने के पश्चात ऐसे मौलिक अधिकार से आच्छादित हो जाने के कारण मृत प्राय हो जाती है।
और उसे लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13(1) के अनुसार वह मूल अधिकार से असंगत होने के कारण ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होती हैं। इस प्रकार की विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के परिवर्तित हो जाने के कारण मृतप्राय हो जाती हैं और उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के कानून बिल्कुल मिट नहीं जाते हैं, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस वाद में ऐसे सावधानपूर्ण विधि में एक ऐसा उपबंध था जो राज्य सरकार के प्राधिकृत करता था। वह सभी निजी व्यक्तियों को मोटर यातायात से बहिष्कृत कर सकते थे। जब यह कानून बना था तो वैध था, लेकिन 1950 में संविधान के लागू होने पर शून्य हो गया, क्योंकि यह उपबंध 1901 घ में उल्लंघन करता है। परंतु 1951 ईस्वी में संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा 1901 में संशोधन किया गया और राज्य को किसी व्यवहार के करने में एकाधिकार प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में यह निर्धारित किया कि संशोधन के परिणाम स्वरूप मृतप्राय विधि पुनः सजीव हो उठी है, क्योंकि संविधान संशोधन में उस मूल अधिकारों से अनाच्छादन को हटा दिया गया है। विधि को सभी दोषों या अवैधता से मुक्त कर दिया गया है। समीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से ही असंवैधानिक होती है। ऐसी विधि को फिर नए सिरे से पारित करना आवश्यक होता है। गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स 1974 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त वादों में किए गए अपने विनिश्चय को काफ़ी बदल दिया है एवं अभिनिर्धारित किया कि एक संविधानोत्तर विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह सभी प्रयोजनों के लिए प्रारंभ में शून्य और आकृत नहीं होते हैं। दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आच्छादन का सिद्धांत सामान्योत्तर विधियों पर लागू होता है, भले ही नागरिक से ही क्यों न संबंधित हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।